में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज की चर्चा का विषय है भारत में कानूनी सहायता यानी कि लीगल एड के प्रावधान क्या हैं। तो चलिए, कानून के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में इतिहास जान लें। 1952 में भारत सरकार के विभिन्न कानून मंत्रियों तथा विधि आयोगों की बैठक में गरीबों के लिए कानूनी सहायता के प्रश्न को संबोधित करना वहां से शुरू हुआ। 1952 में ये चर्चा पहले शुरू हुई। 1960 में सरकार द्वारा कानूनी सहायता योजनाओं के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए। विभिन्न राज्यों में कानूनी सहायता बोर्ड, सोसाइटियां और विधिक विभागों के माध्यम से कानूनी सहायता योजनाएं शुरू की गई। 1980 1980 में पूरे देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम की निगरानी और निरीक्षण के लिए जस्टिस पी.एन. भागवती की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को CILS यानी कि कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स के नाम से जाना गया और इसने अपने गठन के साथ ही पूरे देश में कानूनी सहायता गतिविधियों पर निगरानी का काम शुरू कर दिया। इस तरह देश की न्याय व्यवस्था प्रणाली में लोक अदालतों का एक नया अध्याय जोड़ा गया और इसके माध्यम से विवादित पक्षों को अपने मामले सुलहनामे के माध्यम से सुलझाने का एक मंच प्रदान करने में सफलता हासिल हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ष 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि समान अवसर के आधार पर कानूनी प्रणाली के प्रचलन में न्याय को बढ़ावा मिले और विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान अथवा योजनाओं से अथवा किसी अन्य प्रकार से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा राज्य ये भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य तरीके से सक्षम ना हो के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना की जाए। संविधान में अनुच्छेद 39A को शामिल किए जाने के कुछ वर्षों बाद 1979 में एक केस आया था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता और अनुच्छेद 39A पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुफ्त कानूनी सेवा जिसके बगैर आर्थिक या अन्य कठिनाइयों से पीड़ित कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो सकता है। अतः मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत दिए गए अधिकार में ये अवश्य निहित किया जाना चाहिए। इस मामले के जरिए न्यायमूर्ति जस्टिस भगवती ने मुफ्त कानूनी सेवाओं के अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 का अनिवार्य अंग बना दिया। नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में एक कानून निकाला। 1987 में कानून निकाला, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि नालसा एक्ट पारित किया। 1994 के अधिनियम में कुछ संशोधनों के बाद ये अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू कर दिया गया। अब चलिए इस अधिनियम के बारे में थोड़ा देखते हैं। वर्ष 1997 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया, जिसने विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया ताकि समाज के कमजोर तबकों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्राप्त हो सके, जिससे ये सुनिश्चित हो कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना हो। ये कानून निःशुल्क विधिक सहायता को मूर्त रूप देता है। ये कानून वैसे व्यक्ति जो निर्धनता या जाति, पंथ या लिंग संबंधी संवेदनशीलता के कारण कोई मामला दर्ज करने या मामले का बचाव करने के लिए एक वकील की सेवा लेने में
असमर्थ हों को कानूनी सहायता प्रदान करने करता है ताकि न्यायालय में उन्हें भी वकील की सेवा मिल सके। ये अधिनियम विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित करता है, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा है। फिर राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि सालसा जिसे कहा जाता है। और फिर जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा समिति होती है यानी कि डालसा। फिर इसमें देखते हैं कि कानूनी सहायता के क्या अधिकार हैं। संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने बचाव का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) यानी कि आर्टिकल 22(1) के अनुसार कानूनी परामर्श का अधिकार गिरफ्तारी के समय से ही शुरू हो जाता है, न कि सुनवाई के चरण से। ये सुनवाई खत्म हो जाने तक ही जारी नहीं रहता, बल्कि निर्णय को चुनौती देने के आखिरी अवसर खत्म हो जाने तक जारी रहता है। भारत के अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 39A कहता है कि कानूनी सहायता प्राप्त करना किसी भी ऐसे व्यक्ति का अधिकार है जो कानूनी सहायता का पात्र है, किंतु वह एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा सीआरपीसी व सीपीसी में कई प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 यानी कि सीपीसी का आदेश 33 नियम 17 स्पष्ट करता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। अब इसमें देखते हैं कि जब हम गरीबों की बात कर रहे हैं तो गरीबों तो एक बस एक शब्द हो गया। असल में निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार कानून में कौन है, इसको हम समझते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में ये निर्धारित है कि कौन व्यक्ति विधिक सेवा का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 12 कहती है कि कुछ स्पेसिफाइड ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जानकारी दी गई है जो इसके अधिकार होंगे। अब वो कौन है ये हम देखते हैं। पहला, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का है। फिर निर्धन व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिए 50,000 रुपये है और अन्य न्यायालयों में आय का स्तर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो हर राज्य में अलग अलग होगा। जो मानवों के अवैध व्यापार से पीड़ित है अथवा भिक्षुक महिला अथवा बच्चे। व्यापक विनाश, जातीय दंगा, जातीय प्रताड़ना, बाढ़, सुख, भूकंप से प्रभावित व्यक्ति और इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं, ये सब जो लोग हैं, इन्हें निःशुल्क लीगल एडवाइस मिल सकती है। अब ये तो बात हो गई कि किस किस को कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। अब इसे प्राप्त कैसे करें। कोई भी व्यक्ति जो कि ऊपर दिए गए में से किसी एक श्रेणी में आता है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के लिए अपने नज़दीकी प्राधिकरण, समिति और विधिक सेवा केंद्र में लिखित प्रार्थना पत्र या फिर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए फॉर्म से आवेदन कर सकता है। अगर व्यक्ति लिखने में सक्षम नहीं है तो वह मौखिक माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण में मौजूद अधिकारी उस व्यक्ति की बातों को आवेदन पत्र में लिखेगा। अब एक और केस के बारे में मैं बात करता हूँ। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि नज़दीकी विधिक सहायता केंद्र में इसकी जानकारी दी जाए, जिससे कि समय रहते अभियुक्त की कानूनी सहायता की जा सके। इसके अलावा आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा कहते हैं, की वेबसाइट पर जाकर देश के किसी भी विधिक सेवा संस्थान या प्राधिकरण से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करके भर सकते हैं। अब जबकि ज़रूरी दस्तावेज़ों की बात आई है तो हम इसकी भी चर्चा करते हैं। अगर हम ज़रूरी दस्तावेज़ों की बात करें तो मुख्य रूप से आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए, जिसके साथ में आपका वार्षिक आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र हो। बाकी दस्तावेज आपके केस पर निर्भर करेंगे। ध्यान रहे, ये कागजात विधिक सेवा केंद्र या प्राधिकरण में भी ले जाना और दिखाना ज़रूरी है। और अब अगले सवाल पे हम आते हैं कि किस प्रकार की कानूनी सहायता इसके अंदर दी जाएगी। अब किस प्रकार की कानूनी सहायता हम देखते हैं। आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट की कार्यवाही में जो भी खर्च होगा वह दिया जाएगा, जैसे कि कोर्ट फीस आदि।
कोर्ट के आदेशों के प्रति एवं अन्य दस्तावेज जो भी न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े होंगे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपके मामले से संबंधी कागजों को तैयार व प्रिंट कराया जाएगा और आपके लिए आपकी भाषा में कोर्ट के आदेशों को ट्रांसलेट भी किया जाएगा आदि। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है कि भारत में कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जाए, मुफ्त कानूनी सहायता कैसे होती है, इसका इतिहास क्या है, किसको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, और इसके लिए क्या दस्तावेज होंगे और कानूनी सहायता में क्या क्या आता है, ये आज की हमने चर्चा में कवर किया है। और आज की चर्चा के लिए इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते हम इसी समय पे मिलेंगे और फिर किसी विषय पे चर्चा करेंगे, और वो विषय क्या होगा वो भी आप लोग ही डिसाइड करते हैं। बाकी हिंदी में कानून आसान भाषा में कानूनी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट न्याया.org पे जाएं, या फिर वीडियो के माध्यम से जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्याया इंडिया पे जाएं।